हेमोफिलिया तो पढ़ा दिया था। थैलासीमिया भी हो गया था। पटाउ सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है भैया? हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ा। संख्या में अगर बात करें तो 46। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 46। कितने हो गए? 46। अगर ये 46 से ज्यादा हुआ या 46 से कम हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। सिंड्रोम 50 टाइप की बीमारी होती है सिंड्रोम, लेकिन ये सोचा ठीक नहीं होता है सिंड्रोम। कई डिजाइन के सिंड्रोम होते हैं, समझा कि नहीं? इसी में क्या पटाउ सिंड्रोम, इसमें जो क्रोमोसोम है वो कौन सा क्रोमोसोम करवाता है? 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। तो देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन आता है। क्रोमोसोम की संख्या 46 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 47। लेकिन कौन सा बढ़ा है? 13वां वाला। कौन सा बढ़ा है? 13वें वाला। तो उसमें एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस रोगी के ऊपर वाला जो होंठ होता है वो क्या होता है? कटा हुआ होता है। ऊपर वाला होंठ क्या होता है? कटा हुआ होता है। देखिएगा कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? पटाउ सिंड्रोम। आजकल तो ऑपरेशन करके उसको भर दे रहा है। देखिए ना, ऑपरेशन करके बस उसको भर दे रहा है, ठीक नहीं हो उसकी जगह पे दूसरा लगा दे रहा है। अब आर्टिफिशियल चीज दुनिया भर की आ गई। अब तो पहले, अब तो खोपड़ी भी फूट रहा था, प्लास्टिक का लगा दे रहा है। अलग से आ गया खोपड़ी, एक्सीडेंट वगैरह होता है ना तो चूर हो जाता है ये। तो अब कल क्या आ गया? अलग से आ गया फाइबर का। तो ले आग लगा दे रहा, टेंशन नहीं रहिएगा, सीधा हो जाएगा। हाँ, आवाज वाज करेगा। अब डॉक्टर मेडिकल साइंस भी तो बहुत आगे आ गया। पटाउ सिंड्रोम में 46 से 47 होता है, लेकिन कौन से नंबर का चेंज होता है? कौन सा चेंज होता है? 13वें नंबर पे चेंज होता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें कौन सा होता है? 21वें जोड़े में 2 के बजाय कितने गुण होते हैं? 3। तो इसमें भी क्रोमोसोम 46 की जगह कितना होता है? 47। लेकिन कौन सा करवाता है? 21वें नंबर का क्रोमोसोम। कौन सा? 21वें नंबर का क्रोमोसोम होता है। इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है? मंद बुद्धि हो जाता है। पुरुष में नपुंसकता हो जाती है, महिला में क्या हो जाता है? बाचपन होने लगता है, मंगोलाइट हो जाता है, और ये मंद मंद बुद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? मंद बुद्धि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मंगोलाइट। क्या करेंगे? मंद बुद्धि हो जाता है यहाँ पर। किसमें? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। यह रोग में केवल किसमें होता है? एक्स क्रोमोसोम। किसमें पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? एक्स क्रोमोसोम में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? एक्स। अर्थात इसमें तो क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स और क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति का कद क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा? कद छोटा हो जाएगा। इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 45। देखो एक तो कम हो गया, 46 की जगह क्या हो गया? 45 हो गया। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम? क्लिनीफेल्टर। इसमें इसमें लिंग गुणसूत्र में 2 के बजाय कितने हो जाते हैं? 3। 2 के बजाय कितने हो जाएंगे? 3। 2 के बजाय कितने हो जाएंगे? 3। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। तो सिंड्रोम जितना भी होगा ना उसमें देखिएगा क्रोमोसोम ऊपर नीचे होगा। जितना भी किसी में भी देखेंगे सिंड्रोम में तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हो जाएंगे। कई अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? जैकब सिंड्रोम। इसमें भी देखिए होना कितना चाहिए था? 46। 44 से प्लस कितना हो गया? 3। हाँ हाँ, सारा चीज डिसबैलेंस की वजह से हो जाएगा। जितना भी सिंड्रोम होगा सब किसकी वजह से होता है? क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण होने वाली बीमारी को क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे, सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंड्रोम कहेंगे। ये जरूरी नहीं, ये मतलब ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि बनावट के समय हमारे शरीर का निर्माण में हेल्प कौन करता है? क्रोमोसोम। अब वहीं से गड़बड़ जाता है। थैलासीमिया तो पढ़ा दिया गया था जी, खून की कमी से क्या हो जाए? थैलासीमिया। तो पिछले ही बार पढ़ा दिया। रक्तदान करना पड़ेगा, अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हमारे ब्लड में, सॉरी, हमारा ब्लड बनाता कौन है भाई? ये ठीक से काम नहीं करता जी बॉडी। लिखो तो कुछ लिखाता है कुछ। इसके अंदर क्या भरा है? बोन मैरो। यही हमारे ब्लड का क्या करता है? निर्माण करता है। थैलासीमिया वाले मरीज में ये ब्लड का निर्माण बहुत ही कम करता है। ब्लड का निर्माण क्या करेगा? कम करेगा। तो इसके लिए एक रास्ता है आपको कि आप ब्लड बार बार चढ़ाते रहिए, या फिर आप बोन मैरो के अंदर क्या करिए? ट्रांसप्लांट कराइए। इसके अंदर हड्डी के अंदर का बोन मैरो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बहुत कॉस्टली आ जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसका इलाज बहुत महंगा हो जाता है। अदरवाइज में क्या करना पड़ेगा? रक्तदान करते रहिए, थैलासीमिया में हो जाएगा। निपा, आजकल तो मलेरिया के जैसा वायरस आ गया, निपा वायरस। कौन सा वायरस हो गया? निपा वायरस। ये अलग अलग जगहों पर देखा जाता रहता है। निपा वायरस हो गया यहाँ पे, कभी चाइना में, कभी ब्राजील में, अलग अलग जगहों पर ये फैल गया है निपा वायरस। ये नया वायरस होता है, ये निपा वायरस। ये भी चमगादड़ की लाल मलमूत्र से फैला है। इसका लक्षण में बुखार वगैरह, सिर दर्द होते हैं सब, जैसे कोरोना वगैरह। निपा वायरस एक ऐसा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। भारत में फैला है? नहीं, निपा भारत में फैला था। अरे फैला रहता तो तुम नहीं सुनते थे। जीका वायरस, ये किससे फैलता है? मच्छर से। जीका वायरस किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर से। ये भी भारत में फैला अभी नहीं, भारत में जीका वायरस भी नहीं फैला। बुखार वगैरह आएगा तो अच्छा, सर दर्द बीमारी के उपचार के लिए इस रोग का कोई भी विशिष्ट उपचार नहीं है। अभी तक कोई भी उपचार नहीं निकला है इसका। जीका वायरस का तो बड़ी तेजी से फैल रहे थे भारत में, जैसे कोरोना के बाद फैला ना, कोरोना फैला, मार्स फैला, सार्स फैला, जीका, निपा, ये सारे वायरस बहुत तेजी से फैल रहे थे। अभी उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ, इसका वैक्सीन वगैरह बना लिया गया, चल रहा है। मार्स बीमारी था। मार्स बीमारी जब कोरोना से पहले था सार्स, सार्स से पहले था मार्स। ये सब कोरोना का ही भाई बहन है सब। ये लेकिन मिडिल ईस्ट में फैला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। किसमें दिक्कत हो रहा था? सांस लेने में। तो जितने बीमारी है सब में किसमें दिक्कत होता है? सांस लेने में। ये कोरोना वायरस का ही क्या है? भाई भतीजा है सब। कहाँ फैला था? जॉर्डन में फैला था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया था? मार्स। जॉर्डन में फैला था। जॉर्डन कहाँ है? मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया था? मार्स। क्या पड़ गया था? मार्स। इसका भी कोई इलाज वगैरह उतना प्रॉपर नहीं है। इबोला, इबोला भी क्या है? वायरस है, अफ्रीका में फैला था इबोला वायरस। इसके लिए हम लोग दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे इबोला के लिए, इसका भी कोई दवा नहीं बता। सूडान उडान में फैल गया था, इसमें मांस सड़ने लगता था पूरा शरीर का, चमगादड़ से फैला था ये भी बीमारी, इबोला वायरस। चमगादड़ कोई फल को खा के छोड़ देता था और उसको मान के चलिए बकरी खा गई, बकरी को आदमी खा गया, आदमी में हो गया कौन वायरस? इबोला वायरस। इबोला वायरस बहुत तेजी से फैला था और ये 2012-13 में बहुत तेजी से फैला था। अभी भारत में ऐसा कोई इबोला वायरस आया नहीं है। इसके लिए रेमडेसिविर दवा बनाया गया था, वहां काम नहीं आया, और रेमडेसिविर का काम कहां गया? कोरोना वायरस में रेमडेसिविर का काम आ गया। हालांकि रेमडेसिविर बहुत, कोरोना वायरस में कौन सी काम आया था? जो मरना था, मरिए जा रहा था। बहुत हद तक कोई एक दवा को तो आप नहीं कर सकते, कोरोना में बहुत काम आया था। और रेमडेसिविर इतना ब्लैक हुआ था, रेमडेसिविर 25-30 हजार का रेमडेसिविर मिला था। किस बीमारी के लिए बनाया गया था? हाँ, इबोला वायरस में पाया गया था। मतलब नहीं, आपका कोविड 19 पढ़ाने की जरूरत है। कोविड 19 टीकाकरण पढ़ा दिए हैं। इसमें बस याद रखिएगा बीसीजी का टीका जन्म के बाद कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका जन्म के बाद बीसीजी का टीका दिया जाता है। डीपीटी का टीका 1.5 महीने बाद दिया जाता है। डीपीटी का टीका 1.5 महीने। डीपीटी कब दिया जाता है? डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस। खसरा का टीका 9 से 12 मंथ तक टीका लगता है। बाकी टीका जरूरी नहीं है कि आप याद करें, क्योंकि बूस्टर डोज है ये टीका मेनली आपको टीका का पूछेगा तो कौन सा पूछेगा? बीसीजी। और बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद क्या कर दिया था? दे दिया था। ये वाला टीका बस याद रखने का, कौन सा? बीसीजी। बाकी हमें किसी दूसरे टीका के बारे में पूछता नहीं है। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछता है बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। अब उसका बूस्टर डोज मिलेगा, जैसे डीपीटी का टीका है। देखिए डीपीटी का टीका लग गया, फिर उसका बूस्टर डोज लग गया, फिर उसका बूस्टर डोज लग गया। बूस्टर डोज से कोई मतलब नहीं होता। आगे बढ़े। भारत में टीकाकरण 1975 से चल रहा है भैया, इसका किसी काम का नहीं है। 23 दिसंबर 2000 को हेपेटाइटिस बी भैया, इस काम का नहीं है।
अगला क्या चीज है भाई? आनुवंशिकता। क्या होता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होती है? हेरिडिटी, एक वंश से गुण को दूसरे वंश में ले जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता। गंजापन चला जाता है एक वंश से दूसरे वंश में। जब कोई बीमारी या कोई लक्षण एक वंश से दूसरे वंश में चला जाता है तो जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिक गुण में एक पीढ़ी से किसमें पहुंचता है? दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है। उसी को आनुवंशिकता या हेरिटेज या इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। आनुवंशिकता के गुण एक पीढ़ी से किसमें जाएगा? दूसरी पीढ़ी में। वो कौन लेके जाएगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। क्रोमोसोम को खींचेंगे तो क्या बनता है? डीएनए। और डीएनए के नीचे क्या होता है? जीन। क्या होता है? जीन। तो आनुवंशिक गुण जीन ले जाते हैं, ऑप्शन में जीन नहीं रहेगा तो डीएनए, डीएनए नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। आनुवंशिक गुण को कौन ले जाता है? जीन। जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन। जीन की खोज, जीन की खोज। जबकि आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता की खोज, आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल याद रहेगा। सर पता मेंडल नहीं किस पे खोज किया था? मटर के पौधे पर। आनुवंशिकता की खोज किसने किया? मेंडल। किस चीज पे किया? मटर पर। आनुवंशिकता की खोज किसने किया? आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाएगा? आनुवंशिकता के जनक किस चीज पे किया? किस चीज पे किया? मटर पे किया था। किस चीज पे? मटर। बाकी ध्यान नहीं देना है किस चीज पे किया था? मटर पे किया था। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर आरएनए होता है, आरएनए एक प्रोटीन होता है, गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं, तो पढ़ाई दिए हैं। कृत्रिम आनुवंशिकता, कृत्रिम जीन के साथ पैसा कौन थे? हाल गोविंद खुराना। इन्होंने प्रयोगशाला में क्या बनाया था? डीएनए। प्रयोगशाला में डीएनए बनाने वाले। बारिश आ गया क्या जी? बहुत तेज बारिश है। बताइए प्रयोगशाला में डीएनए निर्माण हरि गोविंद खुराना। कृत्रिम जीन संश्लेषण हरि गोविंद खुराना। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले हरि गोविंद खुराना। इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कृत्रिम जीन संश्लेषण, आनुवंशिकता के जनक, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, प्रयोगशाला में आनुवंशिकता मॉर्गन। यही होता है, मॉर्गन से भी पूछता है, टीएच मॉर्गन का। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल के कुल नियम बस तीनों नियम करना, हेडिंग नाम याद रखना, नियमों का नाम पूछता है। मेंडल बताइए आनुवंशिकता के जनक, आधुनिक आनुवंशिकता मॉर्गन, प्रयोगशाला में जीन हरि गोविंद खुराना। हरि गोविंद खुराना। अब देखिए मेंडल ने किस पौधे पे खोज किया? कितने सिद्धांत दिए? पहला प्रभाविकता का सिद्धांत, पहला डोमिनेंस थ्योरी, प्रभाविकता का सिद्धांत, पहला सिद्धांत प्रभाविकता का सिद्धांत, आपस याद रखिए हम समझा देते हैं। दूसरा स्वतंत्र आयु का नियम, स्वतंत्र आयु का नियम, पहला प्रभाव डालने वाला सिद्धांत प्रभाविता का सिद्धांत, दूसरा स्वतंत्र आयु का सिद्धांत, स्वतंत्र आयु का सिद्धांत, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रखें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो भारत में कहां होता है? हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां होता है? हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम किसी एक का डीएनए मैच कर सकते हैं। अगर कहीं अपराध हुआ है तो अगर उससे मिलता जुलता डीएनए तो ये सबूत मान जुटाने में आसानी होती है डीएनए से। मेंडल के कार्य मटर के पौधे पर किसने किया था? मटर के पौधे पर मेंडल। ये प्रयोग आपको जब इंटर में पढ़े होंगे ना तो यहाँ सुनिएगा कितने लक्षण को मिलाया तो 7। मटर के पौधे में लिया था, तने की ऊंचाई अलग किया था, फूल का रंग अलग किया था, बीज का रंग अलग किया, बीज की आकार अलग किया, फली का रंग अलग किया, फली की आकार अलग किया, पुष्प की स्थिति अलग किया। टोटल कितने लक्षण मिलाए थे? किस पौधे पर? आनुवंशिकता के जनक कौन सा पौधा लिया? कितने लक्षण मिलाया? कितने लक्षण मिला? कितना? 7 लक्षण मिला था। आगे बढ़े। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में। मेंडल ने कितने? भाई बंद कर देना उसको, अपने से हो रहा है। प्रभाविता का सिद्धांत किसने दिया? स्वतंत्र आयु का सिद्धांत। प्रभाविता का सिद्धांत में दो पौधों को एक साथ जोड़ेंगे तो एक अपना प्रभाव दूसरे पे डाल देता है और कभी कभी वो प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो जब नहीं डाल पाएगा स्वतंत्र आयु का प्रभाव और प्रभाव डाल दिया तो डोमिनेंस थ्योरी प्रभावशिकता का सिद्धांत। किस पौधे पे किया था? कितने प्रकार, कितने चीज पे प्रयोग किया? 7। कितने चीज पे? 7। कितने लक्षण? 7। कौन सा पौधा? कौन सा पौधा? रंग, बीज इत्यादि को अलग अलग करके कुल कितने प्रकार बनाया था? हाँ, 7 प्रकार बनाया था। ये प्रयोग है प्रयोगशाला में। अब आप लोग पढ़ाए थे आप लोग ये क्लास में, फाउंडेशन में इतना बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल टी में देखिए उसने 2 तरह के पौधे लिए थे, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो लंबा था उसे टॉल लिया था, जो नहीं था उसे स्मॉल टी लिया था, जो गोल था उसे आर लिया था, जो चपटा था उसे स्मॉल आर लिया था। तो ये मेंडल का क्या है? प्रयोगशाला में किया गया प्रयोग है। प्रयोगशाला में किया गया है प्रयोग है। अलग अलग उसने प्रयोगशाला में क्या किया था? प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर विपरीत परिस्थितियों में उसने अलग अलग अध्ययन किया था। ये उसी का क्या है? प्रयोग है। अलग अलग पृथक्करण का सिद्धांत, जीवों के लक्षण का पीढ़ी स्वतंत्र रूप से समानांतर होना, इस नियम को क्या कहेंगे? स्वतंत्र आयु का सिद्धांत कहेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मेंडल के अनुसार गुणों का नियंत्रण करने वाले कारक को क्या कहते हैं? जीन। यानी हमारा गुण कौन डिसाइड करेगा? जीन। युग्मकों की शुद्धता का नियम समझाई जा सकती है पृथक्करण का नियम। कोई जरूरी नहीं 2 चीज को क्रॉस करेंगे तो दोनों में एक का गुण आ ही जाए, दोनों एक दूसरे से क्या रह सकते हैं? शुद्ध रह सकते हैं। जीवों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र आयु का सिद्धांत। मेन कौन होता है? जीन। मेन कौन होता है? जीन। एक प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किसने किया? मेंडल ने नहीं किया था, हरि गोविंद खुराना। हरि गोविंद खुराना। हमारे में कितने क्रोमोसोम? जोड़ा में 23, संख्या में क्रोमोसोम की खोज करता वर्ल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज करता वर्ल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज करता वर्ल्डेयर। इंटरफेज अवस्था में केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिक जाल को कोशिका विभाजन के समय 2 छोटे छोटे धागे के रूप में बदल जाते हैं। इंटरफेज देखिए, कोशिका जब विभाजन होती है, ध्यान से समझना, इसके अंदर ना कई अवस्था होती है। एक होती है प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, उसी तरह होता है इंटरफेज। तो ये इंटरफेज वगैरह कोशिका विभाजन की एक घटना है जिसमें धागों का निर्माण होता है और वह कोशिका को 2 भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो कोशिका विभाजन में जिन धागों को स्पिंडल फाइबर के नाम से जाना जाता है और ये कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक मुख्य रूप से किसे कहेंगे? गुणसूत्र को। किसे? क्रोमोसोम। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक किसे कहेंगे? गुणसूत्र को। गुणसूत्र को आकार के आधार अवस्था गुणसूत्रों का अध्ययन। गुणसूत्र बहुत छोटे होते हैं, 0.25 माइक्रोन, 0.25। गुणसूत्र का आकार याद करने का फायदा है। मानव सूत्र के गुणसूत्र का आकार लगभग कितने होते हैं? 5 माइक्रोन। कितने माइक्रोन? ये सब नहीं याद करने की जरूरत है, इतना डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ जाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या, किसी भी जाति पे गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। हम लोग में कितने होते हैं? मानव में, मटर में, गेहूं में। जब भी ये पाया जाएगा कैसा होगा? जोड़ा में। किसमें पाया जाएगा? जोड़ा में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? जोड़ा में। जोड़ा में पाया जाएगा। गुणसूत्रों का आकार, हमारे गुणसूत्र का आकार कैसे भैया? ऐसे हमारे गुणसूत्र का आकार
ऊपर वाले हिस्सा को सैटेलाइट कहते हैं, नीचे वाले हिस्सा को टेलोमर कहते हैं, बीच वाले हिस्सा को सेंट्रोमर कहते हैं। तो आकार से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। विभाजन में एनोफ अवस्था में भी से अलग अलग आकार के क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों में अभिरंजन, इसे भी कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस इतना याद रखना कि हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं, कितने होंगे। जोड़ा में क्या कहते हो 23, जोड़ा में मानव में गुणसूत्र कितने टाइप के, दो। कितने टाइप के, दो। एक होता है ऑटोसोम, क्या होता है ऑटोसोम, इसकी संख्या कितनी होती है 44। एक होता है ऑलोसोम, क्या होगा ऑलोसोम, इसकी संख्या होती है 2, इसकी संख्या कितनी होती है 2, इसकी संख्या कितनी होगी 2। तो मानव में कितने क्रोमोसोम, कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। एक होता है मेल में देखेंगे 44 प्लस 2, फीमेल में भी कितना होगा 2, दो इधर हो जाएगा 44, मेल में भी 44। ऐसा मेल में बस अंतर होता है एक्स होता है और वाई होता है, और इसका ये जो डॉट होता है सेम होता है एक्स और एक्स। ये 44 को हम क्या कहते हैं ऑटोसोम, इस दो को क्या कहेंगे ऑलोसोम, इस 44 को ऑटोसोम, इस दो को ये क्या करेगा शरीर का निर्माण करेगा, ये क्या करेगा शरीर निर्माण करेगा। 44 जो होता है इसे ऑटोसोम कहते हैं, शरीर का निर्माण करता है। और ये दो जो है ये डिसाइड करेगा लिंग का निर्धारण लड़का होगा कि लड़की। अब इधर तो केवल एक्स है, इधर क्या है एक्स, इधर में देखेंगे तो एक्स और वाई दोनों है, एक्स और वाई दोनों है। अब बताइए ध्यान से एक्स और वाई इधर क्या है दोनों है, तो अगर एक्स आया तो लड़की, वाई आया तो लड़का। बताइए ध्यान से इधर का क्या 44 का 44 आ जाता है, आधा आएगा, इधर से भी आधा, इसलिए इस विभाजन को क्या कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ये दोनों आ जाएगा, कोई एक इधर से एक, ये आया ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इधर से आ गया तो लड़की, यहाँ से आ गया तो लड़का। बताइए जन्म में अर्धसूत्री विभाजन हो गया समसूत्री, समसूत्री अर्धसूत्री, अर्धसूत्री लड़का हो गया लड़की, इस पर डिपेंड करता है। एक्स बताइए वाई वाला क्या है लड़का, एक्स वाला पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति पुरुष के शुक्राणु उत्तरदायी होते हैं, पुत्र या पुत्री के जन्म की संभावना एक और एक होती है। कैसे एक और एक होगी भैया, वहां एक्स और वाई है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, समझे। मीट का नहीं रहा हो, तुम कर रहे हो ध्यान दो, मिट गया यहाँ थी तो मिट गया। डीएनए की संरचना में किसकी संरचना देखते हैं, डीएनए। डीएनए की संरचना सिंगल धागा की होती है, डबल हेलिकल। कैसी होती है डबल हेलिकल, कैसी होती है डबल हेलिकल। किसने खोजा था वाटसन एंड क्रिक, किसने खोजा था वाटसन एंड क्रिक। डबल हेलिकल मॉडल किसने खोजा वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड कितने श्रृंखला, सिंगल या दो, दो। किसकी किसकी श्रृंखला होती है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एटीजीसी। तो बताइए डीएनए में कितने चीज होंगे, 4। डीएनए में कितना, एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन, एडेनिन जुड़ा होगा ग्वानिन जुड़ा होगा एटीजीसी। आकार याद रखने की जरूरत नहीं है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है आकार, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन, ये ऐसे संरचना होती है। सिंगल हेलिकल या डबल, सिंगल या डबल। एडेनिन किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से, और ग्वानिन किससे जुड़ा होता है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। जब डीएनए को गर्म करते हैं तो इसमें दो श्रृंखलाएं अलग हो जाती है। अब ये गर्म करने की जरूरत है। डीएनए डबल कुंडली हो या सिंगल, वह करता कौन थे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। अब उसका आकार ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पता याद रखिए 30 एंगस्ट्रॉम होता है। याद करना है तो आकार याद रख सकते हैं, लेकिन ये आकार ये देखिए यहाँ पे, ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई में होती है, लगभग 34 एंगस्ट्रॉम किसमें होती है, लंबाई में। डीएनए का संरचना होता है। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड से हम किसी भी बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस का हम ये पता कर सकते हैं कि ये किस चीज से और बढ़ेगा और किस चीज से और ये डाउन होगा। यही वजह है कि जेनेटिक कोड निकालकर हम वैक्सीन बनाते हैं। इसकी खोज किसने किया था, नेरेनबर्ग और खुराना नामक विद्वान ने किया था। डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहेंगे। उसी के आधार पर हम लोग जेनेटिक्स को निकालते हैं। अगर किसी चीज का जेनेटिक कोड मिल गया तो उसकी वैक्सीन बनाना क्या होता है, आसान हो जाता है। कोरोना का जेनेटिक कोड चाइना ने उपलब्ध करा दिया था, इसलिए बहुत जल्दी क्या हो गया था, कोरोना की वैक्सीन बन गई थी। आरएनए, डीएनए का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आरएनए। आरएनए डबल हेलिकल होता है, सिंगल, डबल या सिंगल, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या होता है, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का, आरएनए का देखिए अगर थाइमिन है तो डीएनए उसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा तो आरएनए हो जाएगा, समझिए जैसे। एडेनिन किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से, और ग्वानिन जुड़ा होता है, एडेनिन जुड़ा होता है, ग्वानिन जुड़ा होता है, एडेनिन जुड़ा होता है। अगर थाइमिन की जगह क्या आ जाए, यूरेसिल। अगर थाइमिन की जगह क्या आ जाए, यूरेसिल। अगर थाइमिन की जगह क्या आ जाए, यूरेसिल। थाइमिन की जगह पे तो क्या बन जाएगा, आरएनए। तो आरएनए और डीएनए में मेन अंतर किस चीज का है, किस चीज का, थाइमिन और यूरेसिल का। अगर थाइमिन की जगह क्या आ गया तो क्या बन जाएगा, और यूरेसिल की जगह थाइमिन आया तो इसका मतलब डीएनए से आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और वापस आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियस में डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाएगा, फास्फोरेट। आरएनए, डीएनए, वायरस वगैरह में आरएनए होता है, हम लोग में क्या होता है, डीएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम कितने टाइप का, दो, 70 और 80s, 70s और 80s, 70s और 80s। ये अभी हम डिटेल बता देते हैं। एमआरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। देखिए आरएनए 3 टाइप के होंगे, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म बोलिए, आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये होता है मैसेज पहुंचाता है, क्या बोलाता है, मैसेज, मैसेज पहुंचाता है। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये होता है राइबोसोम आरएनए। देखिए ये करेगा एमिनो एसिड की पहचान, क्या करेगा, पहचान। ये करेगा परिवहन, और ये करेगा प्रोटीन निर्माण। क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण। क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण। आरएनए कितने टाइप का, आरएनए कितने टाइप का, 3 टाइप का। कौन कौन, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। बताइए प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो एसिड। प्रोटीन बना होता है, एमिनो एसिड की पहचान करेगा एमआरएनए, उसको परिवहन करके ले जाएगा, उससे प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा आरआरएनए। याद रहेगा, कोई दिक्कत। तो बहुत सारी चीजें देखिएगा इसमें जो जरूरी नहीं भी रहती है, जरूरी नहीं कि सब एग्जाम में करें। डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बनाने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
और आरएनए से डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांस बताइए डीएनए में यूरेसिल पाया जाएगा थाइमीन क्या पाया जाएगा और आरएनए में यूरेसिल क्या पाया जाएगा डीएनए में आरएनए में डीएनए में आरएनए में यूरेसिल किसी को कोई दिक्कत आगे बढ़े एक बार रिवीजन करेंगे पूछे आनुवंशिक वाला देखिए फटाफट पूछते हैं आपसे हाँ अच्छा ये वाले में नहीं है कितने लोग वाले में है नया वाले एडिशन में होगा ये वाला तब टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दो ऑनलाइन वाले में भी बहुत सारे में नहीं है लगा इसके बाद का चैप्टर लगा बहुत सारे बच्चों में नहीं है बाकी जो याद करा याद हुआ ना आनुवंशिकता के जनक मेंडल प्रयोगशाला में जीन निर्माण हरगोबिंद खुराक मेंडल ने किस पौधे पे खोज किया मटर के कितने 7 लक्षणों को लिया था आनुवंशिकता का मुख्य रूप से वाहक कौन होता है कौन होता है जीन को पास करेंगे तो क्या बनेगा डीएनए को मिलाएंगे तो क्रोमोसोम क्या बनेगा बताइए हमारे में कितने क्रोमोसोम जोड़ा में 23 कितने तुम सब हर बात तुम गलत बोलती है अब जो हम बोलते हैं कि कितने क्रोमोसोम बताती है 23 यही बोलती है ना तो हम संख्या पूछ रहे हैं तो तुम जोड़ा बताओगी जब बोलेंगे कितने क्रोमोसोम 23 पकड़ो कितने क्रोमोसोम 46 जोड़ा बोलेंगे तो जब धबाक दे बोलेगी इसी में आगे बढ़े यूरेसिल किसमें पाया जाएगा यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में थाइमीन डीएनए से आरएनए बनाना आरएनए से डीएनए बनाना अर्धसूत्री विभाजन में पूरा क्रोमोसोम जाता है आधा क्रोमोसोम जाता है लड़का या लड़की होना मेल पे डिपेंड करता है फीमेल अगर एक्स आया तो वाई आया तो लड़का कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम ये चैप्टर आपने होगा देखिए ये चैप्टर है कि नहीं देखिए लोग लाइव वाले लोग फटाफट ये चैप्टर होगा है कि नहीं हम लोग को देखना क्या चाहिए पादप जगत प्लांट किंगडम जिसमें हम देखेंगे थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा त्रेरिडोफाइटा जिम्नोस्पेरम एंजियोस्पेरम चलिए देखते हैं हम लोग पहले थैलोफाइटा क्या होता है थैलो ब्रायोफाइटा जमीन पे बहुत फैलता है और ये और तेजी से फैलता है तो एक एक करके हम लोग समझते हैं देखिए ब्रायोफाइटा का कोई दूसरा ग्रुप नहीं है टेरिडोफाइटा का कोई दूसरा ग्रुप नहीं है सबसे बड़ा ग्रुप किसका है थैलोफाइटा किसका ग्रुप है बोलिए ग्रुप किसका है थैलोफाइटा किसी का ग्रुप है थैलोफाइटा कितने टाइप का 3 शैवाल जीवाणु कवक शैवाल जीवाणु और शैवाल और कवक के बीच की कड़ी लाइकेन शैवाल और जीवाणु के बीच की कड़ी लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की कड़ी लाइकेन इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं लाइकेन में दोनों के लक्षण पाए जाते चलिए समझते हैं शैवाल हरे रंग का होगा कि सफेद हरे रंग का शैवाल होता है शैवाल पानी में होगा या सूखे जमीन पे शैवाल जो होता है क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा भोजन बना लेगा कि नहीं भाई कवक किस रंग का होगा सफेद या अलग अलग कलर का होता है कवक में क्लोरोफिल होगा नहीं शैवाल में होगा कवक में नहीं हो शैवाल में हो कवक नमी वाली जगह पे होगा सड़े गले चीजों पे होगा यानी गोबर वगैरह जो जहां सड़ा गला चीज होगा वहां पे क्या निकलेगा कवक अब देखिए ध्यान से शैवाल हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं खराब भी जीवाणु अच्छे भी हो सकते हैं खराब भी कवक अच्छे भी हो सकते हैं खराब भी शैवाल जो होता है जैसे अंतरिक्ष में ले जाते हैं कोलोरोला नामक शैवाल कोलोरोला नामक शैवाल जीवाणु अच्छे भी हो सकते हैं खराब भी कुछ जीवाणु बीमारी फैला देते हैं कुछ जीवाणु हमारे लिए अच्छे होते हैं जैसे दूध को दही में बदलने वाला तो जीवाणु अच्छे या खराब जीवाणु अच्छे या खराब शैवाल अच्छे या खराब दोनों हो जाते हैं कवक अच्छे या खराब मशरूम भी एक प्रकार का कवक है अच्छा मशरूम एक प्रकार का कवक कैसा है अच्छा जुआ जो इसमें जो रूसी पड़ जाती है वो भी क्या है कवक वो कैसा है खराब तो कवक अच्छे और खराब दोनों हो सकते हैं तो कवक हो गया जीवाणु हो गया शैवाल हो गया ये तीनों को हम किसमें रखेंगे कवक जीवाणु शैवाल कवक जीवाणु और शैवाल कवक जीवाणु और शैवाल ये तीनों हमारे लिए अच्छे खराब दोनों हो सकते हैं मृतोपजीवी सड़े गले जगह पे निकलेगा पानी में निकलेगा कोई माई बाप नहीं है जीवाणु अच्छा खराब सब हो जाता है चलाता है कौन आगे बढ़े किसी को दिक्कत मशरूम जो हम लोग खाते हैं क्या है मशरूम कवक है और वही कवक हमारे बॉल में पाया जाता है वो क्या होता है रूसी डेंड्रफ क्या फंगस होता है पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी कवक अगर हम लोग कोई भी अपना घर द्वार छोड़ दीजिएगा ना तो सबसे पहले उस पर अटैक किसका होगा फंगस का कवक का किचन में छोड़ दीजिएगा रोटी उटी तो उसमें क्या आ जाएगा कवक कौन आ जाएगा कवक फल वगैरह छोड़िएगा उसके ऊपर वाइट वाइट जम जाएगा क्या जाता है कवक जमा जाता है पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा राज कोई करेगा तो कौन करेगा कवक सबसे ज्यादा विकास होता है कवक ये तीनों किस ग्रुप में आते हैं थैलोफाइटा कुछ में आएगा अगला क्या है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा थैलोफाइटा इसे सबसे पहले या प्रिमिटिव कहा जाता है सबसे पहले आए थे इसका जड़ तना पत्ती अनुपस्थित होता है इसमें कोई पत्ती वगैरह नहीं पाया जाएगा शैवाल कवक जीवाणु किसमें आएंगे थैलोफाइटा में किसमें आएंगे थैलोफाइटा में आएंगे शैवाल पौधों का सबसे आद्य मतलब शुरुआती और विशाल समूह होती है इसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है कि नहीं नदियों में पाया जाता है ये बहुत उपयोगी होता है इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते यानी इसके पूरा शरीर में ऊर्जा को ले जाने के लिए कोई दूसरा चीज नहीं होता इसे हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं सार्गासो नामक शैवाल पाया जाता है जिसमें टाइटेनिक डूब गई थी शैवाल के अलग अलग यूज होते हैं कोरोला नामक शैवाल को कहां ले जाते हैं अंतरिक्ष में ले जाते हैं कुछ शैवाल भूरे शैवाल भी होते हैं उसे हम दवा वगैरह बना सकते हैं नील हरित शैवाल को हम लोग खेत में डाल सकते हैं किसी चीज के लिए उर्वरक के रूप में किस रूप में उर्वरक के रूप में डाल सकते हैं कोरोला नामक शैवाल को कहां लेके जाते हैं अंतरिक्ष में लेके जाते हैं उसे किस चीज की प्राप्ति होती है एसिटाबुलेरिया सबसे लंबा एक कोशिकीय पदार्थ होता है एक कोशिकीय जीव एसिटाबुलेरिया होता है हाइड्रा एक समुद्री जीव होता है पानी में पाया जाता है न मरता है ना जीता है वो निर्जीव रहता है हमेशा के लिए कभी मरेगा भी नहीं मरेगा ना जिएगा ब्रायोफाइटा दूसरा ग्रुप आता है ब्रायोफाइटा क्या होता है दूसरा जीव होता है इसमें भी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाएगा ये ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन आता है ये पानी में भी रह सकता है जमीन पे भी रह सकता है जैसे काई ये पानी में भी रह सकता है और कहां रह सकता है जमीन जिस कारण ब्रायोफाइटा क्या कहता है उभयचर ब्रायोफाइटा क्या कहेंगे उभयचर ब्रायोफाइटा क्या कहेंगे उभयचर पानी में भी रह सकता है कहां रह सकता है सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है मॉस पृथ्वी पे सबसे पहले उगने वाला पौधा क्या था मॉस पृथ्वी पे सबसे पहले उगने वाला पौधा मॉस होता है ये जमीन पे भी पाया जाता है और जमीन पे भी पाया जाएगा और पानी में स्फेग्नम नामक एक काई है क्या है मॉस है काई है 20 गुना पानी सोखता है कितना पानी सोखता है
यानी अगर कहीं पानी गिर गया है तो वहां पे क्या डाल देंगे? स्फेग्नम। कौन सा मॉस मतलब काई, मॉस मतलब काई, सबसे ज्यादा पानी सोखने वाला काई। हाँ, स्फेग्नम। कितना पानी सोखता है? 20 गुना। कितना पानी सोखेगा? 20 गुना पानी सोखता है। कितना गुना? 20 गुना पानी सोखता है। आगे बढ़ाएं। पृथ्वी पर उगने वाला सबसे पहला पौधा उभयचर होता है नहीं? पानी में भी उग सकता है, स्थल पे भी उग सकता है। टेरिडोफाइटा सबसे तेजी से फैलेगा, सबसे तेजी से फैलेगा। टेरिडोफाइटा सबसे तेजी से फैलने वाला होता है टेरिडोफाइटा। इसमें दो चीज हमेशा याद रखिए टेरिडोफाइटा में पूछेगा, एक होता है फर्न, एक होता है एजोला। फर्न और एजोला, फर्न और एजोला। एजोला धनिया पत्ती जैसा होता है। एजोला दिखने में कैसा होता है? धनिया पत्ती टाइप का होता है एजोला, लेकिन बहुत हाई प्रोटीन होता है। एजोला में प्रोटीन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और इतना तेजी से विकास करता है एजोला ना, मतलब 15 दिन में पूरा तालाब छा जाएगा। एजोला क्या होता है? 15 दिन, और उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। और उसको गाय भैंस को आप खिला सकते हैं। गाय भैंस को प्रोटीन की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? एजोला। एजोला हम लोग गाय भैंस को पालते हैं केवल उसे दूध निकालने के लिए, कसाई में, और हम लोग में ज्यादा का उतनी खतरनाक मार देता है। हम लोग उसका शोषण करते हैं, उसको खिला पिला के। जब दूध देना बंद करेगी ना, पालने वाला ही दलाल के थ्रू पहुंचाता है कहाँ पे? कसाई पहुंचा देता है। उसको कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं करेगा। आपने जिसके यहाँ गाय वगैरह है, छोटा मोटा तालाब है, तो उसमें क्या डाल दीजिएगा? एजोला। क्या डाल देंगे? एजोला। और अगर एजोला आ गया तो उसके लिए प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। तो एजोला किसमें आता है? टेरिडोफाइटा। किसमें आएगा? बताओ। सबसे बड़ा समूह का नाम थैलोफाइटा। जमीन और स्थल पानी पे उगने वाला ब्रायोफाइटा। सबसे तेजी से फैलने वाला टेरिडो। सबसे तेजी से फैलेगा, सबसे तेजी से फैलेगा, उभयचर होगा। सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ा समूह उभयचर, तेजी से फैलेगा। हाँ, कवक किसमें आएगा? ब्रायोफाइटा। जीवाणु ब्रायोफाइटा। शैवाल हम ब्रायोफाइटा बोल दिए। ओ माय गॉड, बिग ब्लंडर, मिस्टेक। किसमें आएगा? थैलोफाइटा। कवक जीवाणु शैवाल थैलोफाइटा। कवक जीवाणु शैवाल थैलोफाइटा। उभयचर बराबर, सबसे तेजी से फैलेगा। एजोला टेरिडोफाइटा, फर्म टेरिडोफाइटा, काई ब्रायोफाइटा, काई कवक शैवाल, कवक शैवाल सबसे तेजी से। गलत याद हो गया था सर आपकी वजह से, बिग मिस्टेक, वेरी मिस्टेक। बोलते बोलते गड़बड़ा गया था। कोई दिक्कत? तुम्हारा दाढ़ी वाला क्या, तुम भूत लगते हो। एक केजीएफ में गरुड़ा रहता है लास्ट में, मुझे लगता है ना, गरुड़ा केजीएफ में रहता है गरुड़ा। क्या? कवक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फंगस। एक ही चीज है। मैंगो माने आम, फंगस फंगस मतलब कवक, फंगस मतलब कवक। बैक्टीरिया माने जीवाणु, एल्गी माने शैवाल, फंगी माने कवक, फंगस या फंगी माने कवक, कवक। हाँ, एल्गी क्या आएगा? एल्गी, एल्गी, अलगी। लिखा जाता है एल्गी, पढ़ा जाता है अलगी। आगे बढ़े। फंगस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं भी देखेंगे ना क्या पाया जाएगा? फंगी ज्यादा, फंगस ज्यादा पाए जाते हैं। और इससे ना फैलने का भी डर ज्यादा होता है। ऑपरेशन वगैरह होगा ना तो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल सब दवाई खिलाएगा, क्योंकि कहीं कटा पीटा है तो ज्यादा मत। फंगस बहुत अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। एक सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला फंगस होता है ब्लैक फंगस। कौन सा फंगस? ब्लैक फंगस। हमारा शरीर उस ब्लैक फंगस को मार देता है, लेकिन अगर हमारा शरीर कमजोर होगा ना तो ब्लैक फंगस हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगा और हड्डी पे छा जाता है। और हड्डी को छाने के बाद यहाँ के रास्ते घुसता है, ब्रेन में पहुंच जाता है। अब ब्रेन में पूरा छाप जाता है। अब ब्रेन में सफाई का कोई रास्ता नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। 100% मरता है इंसान ब्लैक फंगस में। लेकिन हम लोग के शरीर पे है ब्लैक फंगस, यहाँ क्लासरूम में भी घूम रहा होगा ब्लैक फंगस, लेकिन इतना कमजोर है कि हमारे पसीना उसमें पड़ता है तो मर जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो क्या अटैक कर देगा? ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस होता है, कोरोना के टाइम पे हम लोग को स्टेरॉइड दिया गया था, और ये स्टेरॉइड हमारे शरीर को क्या करता है? कमजोर करता है। और उस समय अगर ब्लैक फंगस आ गया तो मौत हो जाती थी। आप लोग आज से 5 साल पहले अगर याद करेंगे, हाँ, बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ था ब्लैक फंगस। कोरोना में स्टेरॉइड वगैरह दिया गया था। और ब्लैक फंगस क्या होता है? ब्लैक फंगस बहुत खतरनाक होता है। फंगस बहुत टाइप के होते हैं, जहरीले फंगस भी होते हैं। याद हो जाएगा? नहीं नहीं, जिसका डाटा था उसको निपटा दिया था। उसका पहचान था कि आंख एकदम लाल हो जाता था, जब प्रवेश करेगा तो लाल हो जाता था। और जो हमारा कोरोना के टाइम पे ना आंखिया एकदम लाल हो गया, हम कहीं जा गए काम से, तो हम चश्मा पहन के पढ़ा रहे थे। लॉकडाउन चश्मा पहन के पढ़ाना पड़ा था, क्योंकि वो नॉर्मल आई इन्फेक्शन था। हम डर गए, क्या हो गया? ब्लैक फंगस। समझ में गया? अब आगे क्या पढ़ाएंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आप पढ़ के आएंगे तो थोड़ा आसानी होती है, आप पढ़ के ही नहीं आते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आप पढ़ के ही नहीं आते हैं, दिक्कत होता है। अब आगे का क्लास